जी अस्सलाम वालेकुम। मॉक की डिस्कशन करते हैं जी। अच्छा, इसमें जी हॉस्पिटलाइजेशन आ रही है, नॉट एज पर टर्म्स है। इस वजह से ये टैक्सेबल हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। उसके बाद एक कंपनी मेंटेन कार है ऑफिस और प्राइवेट यूज़ के लिए, इसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन गाड़ी हम एज्यूम करेंगे जब तक उसने एम्प्लॉयमेंट किया तब तक उसके पास रही है। 7/12 इसको करना था क्योंकि वो रिटायर हो गया था 31 जनवरी को। अच्छा, लोन जो है ना 1 जुलाई 2017 को एम्प्लॉयर ने दिया है, 30 नवंबर 2017 को उसमें से आधा वापस कर दिया है और रिटायरमेंट के वक्त आधा माफ हो गया है। इसका मतलब है 14 लाख रुपए आप एम्प्लॉयर का इस्तेमाल करते रहे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 14 लाख पे आपने 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना था। और फिर जो है वो आप 14 लाख माइनस 7 लाख यानी आधा 7 लाख आप इस्तेमाल करते रहे दिसंबर और जनवरी। जनवरी में आप रिटायर हो गए। ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी, तो उसका इंटरेस्ट उस पर निकालना था और जो बाकी 7 लाख था क्योंकि वो माफ हो गया था इसलिए उसने उसको अपने इनकम में डाल देना था। अगली चीज़ भी आसान है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी क्योंकि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान मिल रही थी इसलिए उसको आपने टैक्सेबल करना था। पेंशन ऑब्वियसली जिस वक्त वो रिटायर हुआ था तब से ऑनवर्ड्स लेनी थी, इसलिए पेंशन 31 जनवरी से ऑनवर्ड्स आगे 5 महीने बनते थे साल में, उसकी लेनी थी। अच्छा, अगर आप अपने एसोसिएट में जॉब शुरू कर दें, आफ्टर लिविंग द नेस्ले ज्वाइन एन एसोसिएट वेयर ही अर्नड 20 लाख फ्रॉम, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो पेंशन आपकी टैक्सेबल हो जाती है। इसलिए ऊपर वाली पेंशन जो है वो आपकी टैक्सेबल है। पेंशन इस बेस पर टैक्सेबल नहीं है कि जो दुबई में मिली है। पेंशन में तो कोई शर्त नहीं है कि पाकिस्तान में मिले या पाकिस्तान से बाहर मिले। पेंशन के टैक्सेबल होने की वजह यह है कि ये आपके एसोसिएट्स में आपने नौकरी शुरू कर दी है, इस वजह से आपको जो पेंशन मिलनी है वो फिर टैक्सेबल होगी। तो इस वजह से हमने पेंशन को टैक्सेबल रखा है इन द कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो शेयर्स थे। ये प्राइवेट कंपनी वाले इकट्ठे हो जाने थे दोनों, और फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाने थे और ये फिर ज्वेलरी प्राइवेट कंपनी वाली कैटेगरीज में ही नॉर्मल रिजीम में चली जानी थी। ये 20 साल से ज़्यादा थे होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब है कि ये 1 जुलाई 2013 से पहले के खरीदे हुए थे, तो इसलिए इनको आपने एग्जाम कर देना था क्योंकि इन पे 0% टैक्स था। मुदारबा सर्टिफिकेट को भी आपने सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में डालना था, इनका बेचना। और फिर इससे आगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एजुकेशन एक्सपेंसेस को इसलिए इग्नोर करना था कि उसकी इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा बन रही थी। सोल्यूशन में अगर आप देखें तो उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा बन रही है, तो इस वजह से ये देखें टैक्सेबल इनकम, इसलिए उस पर भी डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होना था। अच्छा जी, एक सवाल था इसमें, इसका कमेंट्स मांगे हुए थे, ज़रा आप रिक्वायरमेंट पढ़ें। गिव योर कमेंट्स ऑन द ट्रीटमेंट और रिवाइज कंप्यूटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें उसने ना आगे बताया हुआ था कि अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन के बारे में मैं आपको पॉइंट 1 में कुछ बताऊंगा। टैक्स वालों का गेन ऐड किया है डिस्पोजल का, और अकाउंटिंग वालों का गेन रिवर्स की है। इन दोनों के बारे में आपको पॉइंट 2 में बताऊंगा और इनिशियल लॉस के बारे में पॉइंट 3 में बताऊंगा। तो जी 30 जून 26 हमारा साल है। 29 जून 26 को हमने एक इंटेंजिबल ख़रीदा है, तो इसकी अमोर्टाइजेशन देखें आपको नज़र नहीं आ रही। टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस होनी चाहिए थी 3 दिनों की बेस पे, तो 2 दिनों की बेस पे 29 और 30 की बेस पे, तो वो कैलकुलेट नहीं हुई हुई थी, एक ही एरर थी इसमें। दूसरा, टैक्स वालों का गेन आया डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे। ये जो टैक्स वालों का गेन है 5,000 यानी 5 मिलियन। 5 मिलियन के गेन में एक 2,60,938 का गेन पड़ा है गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी 31 दिसंबर 2024 को आपने खरीदी थी 35 लाख रुपए की। हाउएवर उसको आपने 25 लाख पे डिप्रिशिएट किया और ये गाड़ी आपने एम्प्लॉय को बेच दी 18 लाख में। टैक्स गेन कैसे निकला है? फेयर मार्केट वैल्यू और टैक्स डब्ल्यूडीपी का डिफरेंस। अच्छा भाई, इसमें ना जब भी कोई चीज़ बिके तो कंसिडरेशन होती है हायर ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, जो कंसिडरेशन आपने जो है वो रिसीव की, और जो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन ऑब्वियसली 24 लाख और आपने टैक्स डब्ल्यूडीपी का डिफरेंस नहीं लेना था क्योंकि गाड़ी में आपको पता है ए इंटू बी ओवर सी वाला फॉर्मूला है जिस वक्त गाड़ी बिक जाए, तो वो फार्मूला आपने लगा के कंसिडरेशन निकालनी थी, फिर उसे टैक्स डब्ल्यूडीपी से कंपेयर करना था। और अगली चीज़ जी, ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी एक्वायर्ड सेकंड हैंड प्लान एट अ कॉस्ट ऑफ ये, और उसका ख्याल है कि इक्विपमेंट उसने यूज़ नहीं किया पहले, सो से इनिशियल लॉस मिल सकते हैं। भाई तुम्हारा यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, अब कोई भी पाकिस्तान में यूज़ कर ले, उसने लिखा हुआ है सेकंड हैंड, उस पर इनिशियल लॉस नहीं मिलेगा।
तो ये इनिशियल अलाउंस गलत कैलकुलेट हुआ हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी एक्वायर्ड सेकंड हैंड इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। 8 मिलियन पे इनिशियल अलाउंस होगा। ये पूरे शायद 5,000 में तो मसला ना हो, लेकिन 8 मिलियन के कोई एसेट्स होंगे जिन पे आपने इनिशियल अलाउंस निकाला था, उन पे इनिशियल अलाउंस निकालना चाहिए था। अच्छा जी, एंटिटी की लड़ाई हो रही है सर्टन डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस से, तो इस वजह से अभी तक एंटिटी ने कोई पैसे पे नहीं किए, और ये पैसे खर्चे के तौर पे एक्रूवल बेस पे हमने माइनस कर लिए थे रेलिवेंट ईयर्स में। तो आपको पता है जी कि अगर 22 की के खर्चे 23, 24, 25, 26, यानी 23, 24, 25 तक पे ना हो तो वो 26 में इनकम में ऐड हो जाते हैं। ये सेक्शन 34 के 5 में हमने पढ़ा था। तो ये सज़ा मिलनी थी, अनपेड लाइबिलिटीज़ को इनकम में ऐड कर देना था। ये चैप्टर 2 के पहले सफ़े का सवाल था, खाली जिसकी हेडिंग थी एनुअल बजट स्टेटमेंट, और ये चैप्टर 3 में से था। ये जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे 90,000 इन टोटल, पेड टू 10 पर्सनस, तो इक्वली इन कैश। तो ये 90,000 आपने दिए हैं टोटल 10 पर्सनस को इक्वली इन कैश। तो 90,000 टोटल अमाउंट थी, और 10 पर्सनस को आपने दी थी इक्वली इन कैश। तो इसका 10 पर्सनस ईच नहीं लिखा हुआ, इक्वली इन कैश, यानी 90,000 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, हर बंदे को 10,000 दिए। तो हमने पढ़ा था सैलरी वगैरह, कोई भी पेमेंट 25,000 से कम की सैलरी है, कुछ भी पे हो तो फिर डिडक्शन अलाउड है, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं था, ये तो अलाउड थी। लीगल एक्सपेंसेस को लड़ाई वगैरह हुई तो कोई मसला नहीं, नॉर्मल है, बिजनेस का खर्चा 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं है, ये भी अलाउड था। और 3 मिलियन कोई मतलब नहीं, कोई आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह की है, या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सॉरी, कोई कोर्ट केस हुआ है, बाद में आप उसमें हार गए, कोई मसला नहीं, ये भी नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का। इसके बाद हाँ, पेंशन फंड भाई पाकिस्तान का होना चाहिए था, फॉरेन पेंशन फंड जो माइनस करने की जरूरत नहीं है। पेंशन फंड वो होता है जो कि कमिश्नर से अप्रूव हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ा था ना, माइनस करने की जरूरत है। तो ये तो पता नहीं, रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा, ये तो फिर बाहर के मुल्क में आपने कोई खुलवाया हुआ है। सेक्शन 21 में जाके देख लें इसको, कि उसमें लिखा हुआ था पेंशन फंड रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज कमिश्नर से होना चाहिए, तो फॉरेन पेंशन फंड कहाँ रिकॉग्नाइज होगा कमिश्नर से। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर जो है उसको खर्चे में नहीं आना चाहिए था, तो सॉफ्टवेयर को फिर हमने उल्टा देना था और उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी थी। और लेकिन उसमें ध्यान रखना था कि पुराने साल का लॉस था, उसके बाद अमोर्टाइजेशन माइनस करनी थी। 6.5 लाख है रैम्स। रैम्स बिल्डिंग होते हैं यार, वो जो चढ़ने के लिए होते हैं किसी ऊंची जगह पे। तो ये डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई हमने व्हील चेयर के लिए उनके बनाए होंगे। तो 4.5 6 लाख खर्चे में नहीं जाना चाहिए था, ये बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के तौर पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। अकाउंटिंग लेप्सन उल्टा देनी थी। मोटर एक्सपेंसेस में लेमडा की गाड़ी आ रही है, उसकी 70% फॉर प्राइवेट जर्नीज है, तो प्राइवेट जर्नी के लिए तो रिडक्शन नॉट अलाउड होनी चाहिए। फिर उसके बाद रनिंग एंड अदर मोटर कार, प्रोडक्शन मैनेजर की मोटर कार के खर्चे तो नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, ये अलाउड होने चाहिए थे। पार्किंग नॉट अलाउड है, फाइन है, क्योंकि यार ये इंटरेस्ट आपने लोन लिया बैंक से, आगे फिर अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इंटरेस्ट आपका बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। ये वाला भी इंटरेस्ट आपका नॉर्मल खर्चा है। वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे की जरूरतें पूरी करने के लिए, बिजली के बिल वगैरह के लिए आपने लोन लिया है, उसमें इंटरेस्ट पे करना बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो ये दोनों सेक्शन 28 की रोशनी में जाके देख लें, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की जरूरत है। ये अदर इनकम में गेन पड़ा हुआ है, और गेन निकला होगा ऑब्वियसली, अकाउंटिंग के सर ने निकलवाया होगा गेन 35 और 120 का डिफरेंस करके, मल्टीप्लाइड बाय 30,000। ये आपने अदर इनकम में से माइनस कर देना था, और एग्जैक्ट सेम अमाउंट कैपिटल गेन सिक्योरिटीज में ऐड कर देनी थी। अच्छा जी, अदर इनकम में गेन पड़ा 0 रुपये का। हमने एम्प्लॉयज़ को कुछ गाड़ियाँ दी हैं, जो एम्प्लॉयज़ से हमने 24,25,000 की कंसिडरेशन ली है। गाड़ियों की मार्केट वैल्यू 5250 थी। अब अकाउंटिंग वालों ने गेन जीरो रिकॉर्ड किया, उसे उल्टा देना था, और टैक्स वालों का गेन आपने कैलकुलेट करना था फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव्ड, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। ये याद रखिएगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन जो एक्चुअल रिसीव होती है उनमें से हायर होती है। तो आपने इन दोनों में से हायर फिगर लेनी थी, और उसमें से फिर आपने माइनस कर देनी थी टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी। असल में इन्होंने अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी की बेच दी थी। इसका मतलब है अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी की बेचने का मतलब है कि ये फिगर अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी भी है। तो एम्प्लॉय से 24,50 आया, और अकाउंटिंग वालों की बुक्स में भी 24,50 का था, तो अकाउंटिंग गेन जीरो आ गया, लेकिन टैक्स वाले गेन निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, इन दोनों को लेंगे, इनमें से हायर फिर माइनस करेंगे टैक्स वालों की डब्ल्यूडीवी। अच्छा जी, ये गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स आ रहा है। इसमें 2 लाख शेयर्स आपने खरीदे थे 1 जुलाई 12 को, और ये बेचे 15 में, और कुछ बेचे उनमें से 16 में, यानी 2 लाख में से 1 लाख बेचे आपने 15 में,
और 2 लाख में से आपने 1 लाख जो है वो बेचे रिमेनिंग 2000 यकम फरवरी 16 को, एक बेचा यकम 9/15 को। ये टैक्स ईयर तो दोनों 16 ही बनेगा। हाँ, तो होल्डिंग पीरियड इन दोनों में एक साथ से ज़्यादा था, इसलिए टैक्स वाले गेन को 3/4 करेंगे। लेकिन प्लीज़ अकाउंटिंग वालों का गेन पता है कैसे निकालना था? जो उल्टाना था, अकाउंटिंग वालों के गेन में आपने एक्चुअल जितने के शेयर बिके वो लेना था, 85 और 50 का डिफरेंस लेके, फिर आपने मल्टीप्लाई करना था 1 लाख शेयर से, और फिर आपने जो है वो 75 और 50 का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करना था 1 लाख से। अकाउंटिंग वालों का गेन सिंपल तरीके से निकालना था, उसे उल्टा देना था। टैक्स वालों का गेन निकालने के लिए आपने क्या करना था? आपने 85 और 80 में से हायर लेना था, फिर 50 माइनस करना था, और 75 और 78 में से हायर लेना था, फिर 50 माइनस करना था, और इन द एंड गेन को 75% से मल्टीप्लाई भी करना था। ये बैड रिकवरी के साथ एडजस्टमेंट थी। बाकी पहले पुराने सालों के डिप्शन, पुराने सालों का लॉस माइनस करना था बिफोर डिप्शन, फिर पुराने सालों के डिप्शन, और इन द एंड हमारे साल के डिप्सिशन। लेकिन प्लीज पुराने सालों के डिप्सिशन माइनस करते हुए आपने लोअर ऑफ का रूल भी लगाना था, क्योंकि आपको पता है पुराने साल के डिप्सिशन में अगर ये फिगर जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा हो तो फिर ये अमीर बंदा है, तो इसलिए डिप्सिशन माइनस करते हुए पुराने साल की लोअर ऑफ का रूल भी लगाना था, और इन द एंड हमारे साल की डिप्सिशन माइनस कर देनी थी, जिसमें हमारे साल की डिप्सिशन भी आनी थी, हमारे साल की इंटेंजिबल्स की भी अमोर्टाइजेशन आनी थी, और वो जो रैंप की अमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन थी वो भी आनी थी। अच्छा जी, ये तो सेक्शन आपको देख के याद आ जाएगा। सेक्शन की हेडिंग ओवरसाइट कमेटी, और ये भी आसान था, सेक्शन नंबर लिखा हुआ शायद मैंने सोल्यूशन में, और ये भी आसान था, इसमें भी कोई मसला नहीं। ये 2 चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था क्लास में भी मैंने आपको बताया था, 2 चैप्टर्स में था, लिमिटेशन और सेट ऑफ लॉसेस एओपी के चैप्टर में और लॉसेस के चैप्टर में। ये भी आसान सवाल था, इसमें कोई मसला नहीं था। अच्छा जी, अगर आप एफबीआर से वैल्यू फिक्स वाले से हायर पे भेज दें तो फिर वो बीओएस होगी, और इसमें आपको पता है जिस वक्त चीज़ें इंपोर्ट करें तो उनकी वैल्यू में कस्टमर एक्साइज ड्यूटी डाल के वीओएस निकालते हैं, और अगले में क्योंकि बैंक अकाउंट आपने बताया नहीं हुआ एफबीआर को, इसलिए फिर ये ट्रांजैक्शन आपकी परचेजेस रिकॉर्ड नहीं हो पानी थी। और इसमें सेक्शन का रेफरेंस हाँ दिया हुआ है, सेक्शन 73। अच्छा जी, इसके बाद ये भी आसान था, इसमें .4 में भी हाँ सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, एंड .5 वाज आल्सो इजी एज वेल, कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा जी, ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल था। इसमें परचेजेस में 1 लाख की परचेज हुई थी फॉर फॉर जीरो रेट सेल, तो इस परचेज को सिर्फ जीरो रेट सेल के तौर पे ले लेना था, वहां से माइनस करना था इनपुट कर निकालते हुए, यानी वो जो इधर से आपने माइनस कर देना था 1 लाख को यहाँ से, और माइनस करके नीचे न्यूमेरिकल में अलग से लाके इसको आपने शो करना था। इसके बाद सेल आ रही है रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड को, ठीक है, कुछ भी नहीं ऐसा उसमें। यार ये सरवत करमानी कॉटेज इंडस्ट्री था, तो इसलिए आपने इसकी सेल को 17% पे डालना था। फिर इसमें कोई मसला नहीं है, आपने अगर फॉर्म बेची अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री को तो ये तो इसी में पड़ा रहना चाहिए था 605, कोई मसला नहीं था, इसका इधर पड़े होना कोई मसला नहीं था। उसके बाद यार ये चीज़ें मार्कअप डाल के शामिल नहीं होनी चाहिए, इसमें से इंटरेस्ट या मार्कअप निकालना था आपने। द रेस्ट ऑफ द गुड्स, यार ये रेस्ट ऑफ द गुड्स का पता क्या मतलब था? असल में ना आपकी सेल थी अनरजिस्टर्ड बंदों को 4,000, 4,000 में से आपने माइनस किया, सॉरी 2,10,000, फिर अच्छा ये ना सॉरी ये 9 लाख रुपया है, ये वो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में मैं इसको वो सही कर दिया था, यहाँ भी अपलोड करते हुए मसला हो गया। ये 9 लाख रुपया है। अच्छा, तो इसको छोड़े, ये तो वो उसकी सेल वगैरह दी हुई थी ना, तो 4,000 में से आपने माइनस करना था 210, फिर 4,000 में से आपने माइनस करना था 605, फिर 4,000 में से आपने माइनस करना था 728। ये तीनों फिगर्स माइनस करके जो रेस्ट वाली फिगर बचनी थी ना, वो आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके यहाँ पे एक फिगर निकाल के लिख लेनी थी।
ये सेल आपने एंड कंज्यूमर को किया भाईजान, एंड कंज्यूमर को सेल करते हो आपने 17% लगाना है। एंड कंज्यूमर ने चीजें घर लेके चली जानी है, इस कोई बुरा बच्चा नहीं है ये, इस पे आपने 17% लगाना है। तो इसको भी 17% मेरी क्लासिफाई कर देना। तो ये फिगर हमने जानबूझ के मिसिंग रखी थी ताकि आप इसको खुद कैलकुलेट करें। 4000 -200 -605 और -728, द रेस्ट में वो भी चीजें आ जानी थी। ओके, नेक्स्ट। Taxable sales to register includes sale of electrical appliances worth rupees 1200 to a large departmental store in इस्लामाबाद। पूरे पैसे पिछले महीने आ गए थे तो कोई नहीं, ठीक है, इस महीने सेल होगी, सेल बुक होगी प्रॉपर, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। रॉ मटेरियल खरीदा है, सेल ऑफ भाईजान इस्लामाबाद जा रही थी इसलिए जीरो रेट नहीं थी। वो अगर बाहर के मुल्क फ्लाइट जा रही होती फिर जीरो रेट होती। मशीन आ रही है, प्रिजर्वेटिव्स ऑन बोर्ड सेल, ठीक है, कोई मसला नहीं। पैकिंग मटेरियल वर्ड परचेज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट भाई, ठीक है। एडवांस पेमेंट आ रही है भाई, एडवांस जब तक चीज़ें आप खरीद ना लें, आपको रिसीव ना हो जाए, आप परचेज बुक नहीं कर सकते। तो ये तो एडवांस पेमेंट है। फिजिकल कैश रजिस्टर फॉर ओनली लोकल एज वेल एज एग्जाम्प्ट सेल टैक्सेबल होगा, यानी 17% वाली टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सेल में इसको पोर्शन करना था। ये जो टाइलें थी यार, जितनी सेल हो रही हैं उन पे इनपुट रिकॉर्ड कर देना था, बाकी डेड हो जानी थी। और एक क्रेडिट नोट था फॉर चेंज। क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सोल्ड इन जनवरी। तो इसको आपने रिकॉर्ड कर देना था। ये हुआ हुआ है ना सोल्यूशन में कहीं? मैं देख लूँ, इसको मिस तो नहीं हुआ हुआ। अच्छा, ये क्रेडिट नोट वाज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स सोल्ड। अच्छा, देखते हैं क्रेडिट नोट हमने इशू कब करना होता है। चैप्टर 23 में अगर आप आए तो सेलर क्रेडिट नोट कब इशू करता है? भाईजान सेलर क्रेडिट नोट उस वक्त इशू करता है जिस वक्त ये सेलर क्रेडिट नोट इस वक्त इशू करता है या सेल प्राइस कम कर रहा हो, ये देखें आखिरी वाला सिनेरियो, या फिर सेल रिटर्न हो। तो ऐसी सूरत में क्रेडिट नोट इशू होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों सूरतों में हुकूमत को नुकसान हो रहा है ना, जब सेल प्राइस कम हो या ये हो। तो जब हुकूमत को नुकसान हो रहा हो ना, तो तब आप 180 डेज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ना 30,000 वॉज इशूड बाय अस फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओहो, ये तो 180 दिनों से बहुत ज़्यादा गुजर चुके हैं, इसलिए ये वाली आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे। तो यही सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि 180 डेज गुजर गए हैं, इसलिए आप इस क्रेडिट नोट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। बाकी अल्लाह आपको पास करे इंशाल्लाह। और कोई चीज़ तो ऐसी नहीं थी। ये जो इस टाइप का सवाल हो ना जिसमें कमेंट्स मांगे हों, तो हल्की फुल्की साथ न्यूमेरिक फिगर्स निकलें तो बेहतर है। इस एडजस्टमेंट में शायद मैंने नहीं निकाली हुई, बाकियों में निकाली हुई हैं। तो न्यूमेरिक फिगर्स निकल आए बीच में डिस्कशन में तो अच्छी बात है।